नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, एक ऐसा संस्थान हम एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में आप सबकी इच्छा रहती है। नाम आता है, आपने देख लिया होगा, जेएनयू। जेएनयू का नाम आते ही सबके मन में वहाँ देश विरोधी नारे लगते हैं। कोई पढ़ने वाला है उसके मन में ये लगता है कि इस साल जेएनयू की श्रुति शर्मा ने यूपीएससी टॉप किया, कैसा होता होगा। तो सबके अपने अपने अलग अलग ख्याल आते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ के भी आपके मन में ये रहता है कि यार काश एक बार जेएनयू जरूर देखने जाएं। और वास्तव में भारत में एक देखने के लायक यूनिवर्सिटी है जेएनयू। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जो या तो क्लास 12th में आए हैं या क्लास 12th उन्होंने पास कर ली। और साथ में ये वीडियो जरूरी है उन पेरेंट्स के लिए, उन गार्जियंस के लिए, हम सभी के लिए, ताकि हमें पता चले कि देश में क्या क्या है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी में हमारे यहाँ का लोकल जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो उन इस चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके सामने ऑप्शन यही रहता है कि चलो 12वीं हो गई और अब अपन जो है यहाँ की कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्लास तो कभी जाना नहीं होता। 1 वीक सीरीज आती है अंतिम दौर में और उस अंतिम टाइम में 1 वीक सीरीज पढ़कर हम पास हो जाएंगे, ये मन में ख्याल रह जाते हैं। तैयारी करेंगे, चलो राजस्थान पुलिस की तैयारी करेंगे, फौज की करेंगे, एयरफोर्स की करेंगे, नेवी की करेंगे। और वो जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, प्लस ये परमानेंट नौकरी जो अग्निपथ स्कीम आया है, ये इस प्रकार से लोगों के मन में सबसे ज्यादा टेंशन यही आ रही कि आफ्टर 12th मेरे बच्चे को क्या करवाऊं। देखो, साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, ये मानना जाता है कि जो इंटेलिजेंट है, साइंस के प्लस पैसे हैं, वो नीट कर लेते हैं, वो आईआईटी कर लेते हैं, वो क्लैट का एग्जाम देते हैं, वो सीए का एग्जाम देके और अपने निकल लेते हैं। समस्या आती है जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, प्लस जिनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति जो है वो उनको नहीं आज्ञा देती कि आप जाइए, कोटा जाइए, जयपुर जाइए, सीकर जाइए, आप आगे तैयारी करें। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रहने वाला है जेएनयू। और भी इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअल्स आप देखेंगे। सबसे पहला जेएनयू, तो इसकी विजुअल देख ली, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, सबसे ज्यादा इसमें एडमिशन के लिए सीटें अवेलेबल हैं। डीयू जहां पहले परसेंटेज बेस पे डीयू में एडमिशन हो जाता था दोस्तों, अब से प्रतिशत जो है आपके 12वीं के केवल आपको यहाँ की लोकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हैं। देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का एग्जाम होगा सीयूईटी से, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें फिर बाद नाम आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। गंगा नदी के किनारे पर यह बसा हुआ शहर वाराणसी, उस वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत शानदार, क्योंकि मैं खुद यहाँ का एल्यूमनाई हूँ, मैंने खुद यहाँ से ग्रेजुएशन की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। 80 हॉस्टल्स हैं इसमें, 35,000 प्लस लोग पढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ चलती है यूपीएससी की फ्री कोचिंग। उस यूपीएससी की फ्री कोचिंग स्कीम आरसीए से इस बार यूपीएससी की टॉपर श्रुति शर्मा यहीं से इसी जामिया विश्वविद्यालय की और कोचिंग से ये पढ़ती थी। ठीक है, फिर हम इसमें चलें आगे। अगला शब्द नाम आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये वो संस्थान है जो कहता है कि हमारे यहाँ से 100% प्लेसमेंट देंगे, आप आइए हमारे यहाँ पढ़िए, हम आपको नौकरी देंगे। 100% नौकरी की गारंटी देते हैं ये टाटा इंस्टीट्यूट। इसके 4 कैंपस है। इस पे भी सीरीज आएगी हमारी हर यूनिवर्सिटी में। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जिनको इंग्लिश में करियर बनाना है, जिनको मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता में करियर बनाना है, जिनके लिए विदेशी भाषाएं सीखनी है, उनके लिए ये फैल्यू। तो आप जरूर देखने एक बार। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचसीयू, ये कुछ कैंपसेस हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है देश की, जब एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करते हैं तो हर साल 5-6-7 में आती है। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है जिनका सपना यूपीएससी का होता है। आईआईएसईआर भोपाल, कोलकाता, पुणे, मोहाली, ऐसा करके इसके 6-7 कैंपस हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी जिन्हें वैज्ञानिक बनना है, जिन्हें रिसर्च में जाना है, वो स्टूडेंट साइंस के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज जैसा आइजर है वैसे नाइजर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल, मुंबई और भुवनेश्वर में। ये भी जिन्हें वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना है उन लोगों के लिए स्पेशल कह सकते हैं हम। फिर नाम आता है एलएनआईपी ग्वालियर एंड गुवाहाटी। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिन विद्यार्थियों को आगे बीपीएड करनी है, बीपीईएस करनी है, उनके लिए स्पेशल है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 2 कैंपस इसके। हैदराबाद HSEE ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आईआईटी मद्रास, सपना था सर आईआईटी में पढ़ूंगा, लेकिन आर्ट्स ले ली, ह्यूमैनिटीज ले ली, अब कैसे जाऊं आईआईटी में। तो आर्ट्स में भी आईआईटी जो है आपको इंटीग्रेटेड एमए करवाता है। किस कोर्स से?
HSW कोर्स है, या यो कहीं ये कोर्स है यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, है ना। सब पे चर्चा करेंगे हम धीरे धीरे। अब हमारा आता है इसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, हालांकि ये CUET में नहीं है, इसका अलग से एग्जाम होता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा करवाई जाने ये चलाई जाती है यूनिवर्सिटी, और इस फाउंडेशन के द्वारा जिन विद्यार्थियों के पेरेंटल इनकम जो है 8 लाख रुपए से, या यूं कहें 15 लाख रुपए से कम है, उनको ये स्कॉलरशिप देता है, फ्री एजुकेशन, और प्लस सबसे बड़ी बात है ये रोजगार की गारंटी, यानी यहाँ से आप पढ़ लोगे तो कैंपस प्लेसमेंट आपका अच्छा होगा, यानी कैंपस में आएगी कंपनियां, वो कंपनी आपको नौकरी देगी। फिर हम इसमें आगे बढ़े, NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा में स्थित है। साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि रेलवे की जो ग्रेड A और B की भर्तियां हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए, उनमें जॉब प्राप्त करने के लिए आपके लिए NRTI स्पेशल हो जाएगा, है ना। फिर नाम आता है इसमें नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, भारत की पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा बना, केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी बनी, NSU मणिपुर में, है ना। इसके भी फॉर्म निकले हुए हैं, आपको बताएंगे कैसे भरना है, क्या भरना है। फिर इसमें आता है RIE अजमेर, जिन स्टूडेंट ने खासकर राजस्थान के जो PTT में अप्लाई नहीं कर पाए हैं, या फिर हो सकता है उनके PTT में नंबर नहीं आता है किसी वजह से, तो वो एक ऑप्शन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को ले सकते हैं। हमारे उत्तर भारत के जो ज्यादातर राज्य हैं उनके लिए अजमेर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के स्टूडेंट के लिए RIE अजमेर, जो 4 साल का BA BEd का कोर्स करवाता है। फिर इसमें आगे बढ़े हम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, जिनको पुलिस लाइन में कैरियर बनाना, यानी राजस्थान पुलिस की जो SI और कांस्टेबल की भर्तियां हैं उनमें एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, कहां से, SPUP से। अगर आप पढ़े हो, अगर आपने ग्रेजुएशन BA की है SPUP से, तो आपको मिलेगा। प्लस यहाँ कैंपस प्लेसमेंट होता है, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ इनके MOUs हुए हैं। ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस थी। इसके बाद हम देखें अगली संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो फैशन डिजाइनर बनने का जिनका सपना है, क्योंकि आजकल जो पैसा है वो सरकारी की बजाय गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा पैसा है, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको फैशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना है तो आपको NIFT जो 16 कैंपस है भारत में, वहां से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, वहां से आपका एजुकेशन होनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं JNU पे बात करते हैं ना। अब हमारी जो मेन जो मुद्दा है हमारा यहाँ पे वो रहेगा JNU में एडमिशन के लिए। सर JNU में क्या क्या, यहाँ हम बात करेंगे JNU में कौन कौन से कोर्सेज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारा यहाँ मेन मोटिव ये रहेगा JNU में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं वहां पे, कितनी फीस लगती है। अगर आपने JNU के बारे में सुना होगा तो वो सारी चीजें, कैरियर के क्या क्या ऑप्शन, अगर मैंने वहां से पढ़ाई की तो मेरे सामने क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, एल्यूमनाई ऐसे कौन कौन से हैं जो फेमस हैं, और क्या इसकी एडमिशन प्रोसीजर रहेगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, साल 1969 में देश की संसद में एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम से पारित होता है, ये उस दिन स्थापना होती है किसकी, JNU की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस JNU का नाम जब दुनिया में रैंकिंग जारी होती है, QS रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उसमें JNU का नाम आता है भारत के टॉप इंस्टीट्यूट में। और जब रैंकिंग जारी होती है NIRF रैंक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF रैंक जब जारी होती है तो भारत में दूसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, किसके बाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद। यानी ये अगर आर्ट्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो ये कौन सी होगी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबने बहुत सुना है JNU के बारे में, और इस साल की जब UPSC का रिजल्ट आया तो इस UPSC टॉपर श्रुति शर्मा, वो भी JNU से पढ़ी हुई थी। इस बार 43 IAS बने JNU से, कितने, 43 IAS ऑफिसर्स कहां से बने, JNU से। इसलिए JNU को कहा जाता है देश की IAS फैक्ट्री। क्या कहते हैं, देश की IAS फैक्ट्री। हम इसमें पढ़ेंगे और क्या क्या है, यहाँ से क्यों IAS बनते हैं, क्या ऐसा माहौल है, क्या कुछ है, तो उन सब में पढ़ते हैं। कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या फीस है। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं कोर्सेज पे, तो हम देखेंगे अलग अलग कोर्सेज की जब हम लिस्ट चेक करेंगे, यहाँ क्या है, सीधी सी बात मैं बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हम नहीं करें, हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग हर सब्जेक्ट में होते हैं। ग्रेजुएशन जो BA है वो केवल 10 लैंग्वेज होती है, 10 फॉरेन लैंग्वेज है, उनमें करवाई जाती है BA, प्लस आपको BSc आयुर्वेदा बायोलॉजी, BSc किस में मिलेगी, आयुर्वेदिक बायोलॉजी में मिलेगी। और यहाँ होता है एक इंजीनियरिंग, BTech भी करवाई जाती है आपको कंप्यूटर साइंस में,
और इलेक्ट्रिकल्स में बीटेक। लेकिन उस बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा आईआईटी जेई का। कौन सा? आईआईटी जेई का एग्जाम। और ये बाकी जो एग्जाम है ये इस बार कैसे होंगे? इस बार इन सब में प्रवेश लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। अब इसमें हम चले आगे बढ़े तो हम पाएंगे कोर्सेज, क्योंकि इसमें 10 लैंग्वेज है, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, पर्शियन, पश्तो, कोरियन, अरेबिक, इस प्रकार ये 10 लैंग्वेज है। इन 10 लैंग्वेज में जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, आपको वहां बीए में विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी, विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी और उसमें 38 सीट्स होती हैं। स्पेनिश में 31 सीट, जर्मन लैंग्वेज है उसमें 38 सीट्स होती हैं, रशियन में 54, कोरियन में 31, कोरियन में 31 सीट्स, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपके पास 35 सीट, जापानीज 38, पर्शियन, अरेबिक एंड पश्तो 15 सीट्स होती है। ये 10 भाषाएं आपको, विदेशी भाषाएं वहां सिखाई जाती है। सर मेरे को तो करना था बीए और ये क्या करवा रहे हो? तो यहाँ 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। कितने सब्जेक्ट? 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, यानी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अगर ये इन 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं आप वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये विदेशी भाषाएं, सर मेरे को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी है ना, उस कंडीशन में जेएनयू आपके लिए नहीं है। अब मैं बताऊंगा विदेशी भाषा पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्यों है। तो ये थी ये सीट जो दे हमने पढ़ी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि सर मैं यहां से पढ़ लिया तो मेरे को क्या फायदा होगा, या यहाँ कितनी फीस लगती है इन सीट्स में, इनमें पढ़ने के लिए, और कितनी फीस लगेगी। तो फीस की जब बात आती है तो कहा जाता है भारत का सबसे सस्ता यूनिवर्सिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ साल की फीस जो है, पढ़ाई की फीस मात्र 216 रुपए। कितनी? 216 रुपए। हाँ ये है कि कई बार इसके चार्जेस 5-7 रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो सर्विस चार्ज की वजह से। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो हिसाब से 216 रुपए साल की पढ़ाई की फीस है, ट्यूशन फीस। कितनी? 216 रुपए। इस 216 रुपए में यहाँ की सरकारी स्कूल में भी इससे ज्यादा भविष्य निधि के नाम पे ले लेते हैं। तो 216 रुपए साल की फीस है पढ़ाई की। और हॉस्टल आपका बिल्कुल फ्री है, हॉस्टल फ्री। आपका खाने का जो चार्ज आएगा आपका 2500 से 3000 के बीच में आता है, उसमें से 2000 रुपए पर मंथ आपको क्या मिल जाएगी? स्कॉलरशिप। 2000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी पर मंथ। देखो कितना अच्छा काम है, फ्री में रख रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसके बाद और 2000 रुपए ऊपर से ये स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो ये इसीलिए देश का टॉप इंस्टीट्यूट है, इसीलिए। और ये इंस्टीट्यूट जो है भारत का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए, पिछड़े क्षेत्र से आए हुए बच्चों को प्रायोरिटी देता है, आरक्षण देता है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं पिछड़े हुए जिलों के, प्लस बीपीएल को ये स्पेशल कंसेशन देता है। तो इस प्रकार इसका उद्देश्य ये है ग्रामीण क्षेत्र के। जबकि दिक्कत ये आ रही है, हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं है जेएनयू में क्या है, क्योंकि हमने मीडिया में केवल यही देखा है कि जेएनयू में नारे लगेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर जो भी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये देश की आईएएस फैक्ट्री है, यहाँ से आईएएस बनते हैं। इस बार 43 आईएएस बने, जेएनयू में से टॉपर निकली है। तो उसका कारण क्या है, वो सारी चीज यहाँ बताना चाहें। तो फीस हमने पढ़ी, 216 रुपए साल की फीस है, हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है। हॉस्टल के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज फ्री मिलेगी? तो हॉस्टल मिल गया, जिम की फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी। अगर आप जिम करना चाहते हो तो प्रत्येक वहां 16 हॉस्टल्स हैं, उन 16 हॉस्टल्स में जिम की फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आपका जो मन किया वो गेम खेलो आप वहां पे। आपका मन किया क्रिकेट खेलना है, आपका मन किया हॉकी खेलना है, आपका मन किया फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, सारे गेम्स अवेलेबल हैं। आपका मन किया मेरे को दौड़ लगानी है तो वहां पे ट्रैक भी बने हुए हैं, रनिंग ट्रैक्स। आपका मन किया कि नहीं मेरे को तो यूपीएससी की तैयारी करनी है या कुछ और करना है, तो जेएनयू के जस्ट बाहर से मेट्रो चलती है, आप पूरे दिल्ली में कहीं चले जाइए। यानी इतना अच्छा कनेक्टिविटी और एक माहौल, एनवायरनमेंट जो है वो जेएनयू का अच्छा इसलिए है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में क्यों है। तो ये कुछ लोग हम, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कुछ ऐसे नाम आपको बता रहे हैं जो शायद आप लोग जानते होंगे कि ये लोग भी वहां से पढ़े हैं, ये लोग वहां से पढ़े हैं। नाम आता है इसमें सबसे पहला नाम अभिजीत बनर्जी। साल 2019 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, वो भी किसके स्टूडेंट को? जेएनयू से पढ़े हुए। तो सोचो अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसमें एडमिशन ले तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। अभिजीत बनर्जी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये लेना कोई छोटी बात नहीं है। वो जेएनयू से पढ़े हुए। नाम आता है निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम जेएनयू, वो भी जेएनयू से पढ़ी हुई है। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो इनके अधीन काम, विदेश मंत्रालय भारत का, एस जयशंकर। और ये हमने देखा
अभी जो भारत का रसिया और यूक्रेन वाला जो मैटर चल रहा था, उस समय भारत पे प्रेशर था कि रसिया पे आप सेंसेक्शंस लगाइए, वहां से आप तेल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो वो मत कीजिए। लेकिन उस टाइम पे एस जयशंकर ने ये चीज दिखा दी दुनिया को। अमिताभ कांत, भारत का जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, आपने नाम सुना होगा नीति आयोग का। नीति आयोग आज भारत में जितनी भी योजनाएं बनती हैं उन सबके पीछे हाथ नीति आयोग का होता है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो भी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। मतलब कोई पैसा नहीं लग रहा, केवल आपको बस वहां जाके पढ़ाई करनी है। अली ज़ैदान, ये नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं आपको, ये साल 2012 में लीबिया के प्रधानमंत्री थे। लीबिया के प्राइम मिनिस्टर, यानी एक देश के प्रधानमंत्री इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। भारत का इंस्टीट्यूट है, भारत में आके उन्होंने पढ़ाई की और वो जाके लीबिया के प्रधानमंत्री बन गए। ये मान सकते हो आप। अब भी अगर आपको ये लगता है कि जेएनयू में कुछ नहीं है तो आगे और नाम पढ़ो। लीबिया के प्राइम मिनिस्टर अली ज़ैदान, नाम आता है बाबूराम भट्टाराय। बाबूराम भट्टाराय, बाबूराम भट्टाराय, ये भी शायद आपने नहीं सुना होगा। तो मैं बता दूं, ये साल 2011 से 13 के बीच में 1.5 साल के लिए, और ये बने थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। कहां के? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। यानी 2 देशों के प्रमुख यहां से निकले हुए हैं जेएनयू से। अब क्या मानोगे? अब क्या आपको ऐसे उदाहरण देके आपको लगे? जावेद हबीब, भारत में हेयर स्टाइल में हेयर सैलून जो सबसे ज्यादा चलते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट जो लोग हैं वो लोग जानते हैं इनका नाम कि जावेद हबीब कितना बड़ा नाम है। हेयर सैलून चलते हैं पूरे भारत में इनके, ये बहुत बड़ा नाम है भारत में हेयर स्टाइल में। फिर नाम आता है एश अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन जो है वो यूएनओ में भारत के परमानेंट मेंबर है। सैयद अकबरुद्दीन यूएनओ में भारत के परमानेंट मेंबर हैं। कौन? सैयद अकबरुद्दीन। वो भी इस जेएनयू से पढ़े हुए। एक एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, नाम भी आपने शायद सुना होगा, अभिनेत्री भी यहाँ से निकली है। यानी किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे यहाँ के लोग जेएनयू से पढ़े हुए। फिर नाम आता है गीतांजलि श्री, दुनिया की पहली महिला, या फिर यूं कि दुनिया की पहली हिंदी की किताब, हिंदी की नोवेल जिसको बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला। ये जो लोग नोवेल से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने बुकर इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा होगा, तो ये बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्रकाशकों को, या फिर यूं कहें लेखकों को जो पुरस्कार मिलता है नोबेल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाता है। वो पुरस्कार इस साल किसने जीता? गीतांजलि श्री ने। और गीतांजलि श्री भी जेएनयू से पढ़ी हुई। इसके अलावा अभी कांस में फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, उसमें गोल्डन आई अवार्ड या लुडियो अवार्ड जिसे मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए, शौनक सेन, वो भी इस जेएनयू से पढ़ी हुई। आपने नाम सुना होगा आईएएस दीपक रावत का, वो दीपक रावत भी यहीं से पढ़े हुए हैं। तो ये लिस्ट बहुत लंबी चली जाती है। सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव है, वो भी यहाँ से पढ़े। यानी आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, आपको स्पोर्ट्स में लोग मिल जाएंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। आप पॉलिटिक्स में देखते हो, पॉलिटिक्स में मिल जाएगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हो, वहां लोग आपको मिल जाएंगे, हर फील्ड में। इसीलिए तो कहते हैं जेएनयू भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ह्यूमैनिटीज के लिए। तो यहाँ आप भी एडमिशन ले सकते हो। अगर अभिजीत बनर्जी को यहाँ से पढ़ के नोबेल मिला, तो क्या आपके किसी जानकार को, आपके बच्चे को, आपके भाई को, या आप स्वयं को नहीं मिल सकता? ये बिल्कुल मिल सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप इसका यहाँ जाने की तरफ रास्ता तय करें। अब इसमें हम देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, ये ग्लिम्पसेस है, कुछ झलकियां जेएनयू की। आप देखो इसको, ये है जेएनयू की लाइब्रेरी। जेएनयू की लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ये 9 मंजिल की लाइब्रेरी है। इस 9 मंजिल की लाइब्रेरी का नाम पड़ता है धौलपुर हाउस कहते हैं। तो ये अब आपके ये पूछो कि सर धौलपुर हाउस क्यों कहते हैं? धौलपुर हाउस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपीएससी का हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस नाम करके है, दिल्ली में जगह वहां पे। और यहाँ इसको यूपीएससी का हेडक्वार्टर इसलिए कहा जाता है, इस साल भी 43 आईएएस निकले इस लाइब्रेरी से पढ़ के। और न जाने कितने आईएएस हर साल निकलते हैं, जितनी भर्तियां आती हैं सब में निकलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं धौलपुर हाउस। बढ़िया एसी लगी हुई लाइब्रेरी है, सारी बुक्स मिल जाती हैं आपको। सबसे अच्छी बात है इन्वायरमेंट मिलता है, लोग मिलते हैं आपको जो यूपीएससी की तैयारी के जाते हैं। ये आप वहाँ की बिल्डिंग्स देखो, ये कितना सुंदर नज़ारा है। ये हॉस्टल्स हैं जेएनयू के, ये जेएनयू के क्लास बिल्डिंग्स है, इधर हॉस्टल आ गए, ये एकेडमिक ब्लॉक, इस टाइप की अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब ये हो सकता है, अब मैं आप लोगों को एक राय ये देना चाहूंगा कि आप जाके जरूर यूट्यूब पे और जेएनयू का एक ओवरव्यू ले, वहां और देखें कि जो जेएनयू पे डॉक्यूमेंट्री देखें, वहां आपको दिखाई जाएगी कैसे क्या क्या होता है। हमने केवल
टीवी रिपोर्ट्स में, मीडिया में सुना है। तो ये था जेएनयू का। सर अब इसमें एडमिशन लेना हो तो कैसे लेंगे, है ना, फिर अपने मन में यही सवाल आता है सर इसमें एडमिशन लेना हो तो हम कैसे लेंगे। तो इसका एडमिशन लेने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक एग्जाम देने की, वो एग्जाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। सर इसमें कौन एग्जाम दे सकता है, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास कर लिया, इस साल 12th का एग्जाम दिया हुआ है, वो सारे लोग इसका एग्जाम, पिछले साल भी अगर किसी ने 12th दे दी, आज से 10 साल पहले भी दे दी, तो वो भी इसका एग्जाम दे सकता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का। वहां आपको एडमिशन मिलेगा BA इन फॉरेन लैंग्वेज, 10 विदेशी भाषाओं में। वो विदेशी भाषाओं में पढ़ने के बाद अब ये आता है सर कैरियर के ऑप्शन क्या है। तो कुछ मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं, कुछ मेरे क्लासमेट्स पढ़े हैं, कुछ सीनियर पढ़े हैं। मैं ताजुब की बात यह है कि 2016, 2017 और 2018 में सुभाष सर की टीम से पढ़ के और नियर अबाउट 30 से 40, 30 से 40 स्टूडेंट हर साल जेएनयू में पढ़ने जाते थे। 400 से कम, 400 के लगभग सीट है और हर साल 10% स्टूडेंट सर से पढ़ के जाते थे। तो आपका भी नंबर इसमें आ सकता है अगला। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। अगर आपके किसी जानकार ने 12वीं की है, 12वीं पहले की है, तो 23 तारीख को, यानी आज सुबह 9 बजे स्टार्ट हुए थे, 23 को सुबह 9 बजे इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। हालांकि फॉर्म पहले भरा चुके थे लेकिन दोबारा रीओपन हुआ है। 24 तारीख को रात को 11:50 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। CUET फॉर्म रीओपन, करेक्शन हो रहा है इसमें, है ना। तो ये बहुत कम टाइम, इसके एग्जाम डेट भी आ गई है, लेकिन आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। CUET का एग्जाम अगले साल से जो है 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो क्रैश कोर्स का, तो इस दिए हुए नंबर पे आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए जेएनयू से संबंधित, CUET से संबंधित, सारी जानकारी इस पे अवेलेबल है। कैरियर की बात करें हम, सर कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे उसके बाद। कैरियर ऑप्शन आपके सामने सबसे बड़ा यही रहेगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप अगर हल्का सा भी आप में गट्स है, थोड़ा सा भी आपने मेहनत कर ली वहां पे, तो विदेश जाने के आपके रास्ते खुल जाएंगे। विदेश पढ़ने के लिए जहां 100% स्कॉलरशिप सरकार देगी आपको, प्लस सामने से स्टाइपेंड मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। मेरे 2 स्टूडेंट इस साल जर्मनी गए हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें देख के आप इसमें एडमिशन लेने की सोच सकते हो। प्लस यहाँ जो लोग रहते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद, नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने BA कर ली, BA करने के बाद मिनिमम 40 to 50,000, 40 से 50,000 रुपए पर मंथ आपका प्लेसमेंट हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, वहाँ इंटरव्यू लेती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अपोलो, ये बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो आपको वहाँ पे, आप विदेश जाके जॉब कर सकते हो क्योंकि आपके पास स्किल है। आपने वो लैंग्वेज सीखी, अगर आपने चाइनीज लैंग्वेज सीख ली तो आप चीन में जाके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। यानी इस बेरोजगारी के दौर में, जिस दौर में सबको अपने भविष्य की चिंता है, उस भविष्य में आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो विदेशी भाषाएं पढ़ के। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट है जेएनयू। मैंने पूरी कोशिश की जेएनयू के बारे में लगभग चीजें बताने की। बहुत नॉर्मल से इसका एग्जाम होता है, ये जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आती है। ये देखिए आप यहाँ एडमिशन पा सकते हो। इसकी एग्जाम डेट जो है वो भी आ गई है इस साल की, और इस साल का फॉर्म दोबारा 2 दिन के लिए ओपन हुआ है। किसी को भी इस फॉर्म से रिलेटेड जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी को।